फिल्म की शुरुआत एक परिवार की यात्रा से होती है। एडी, उसकी पत्नी नाओमी और उनकी छोटी बेटी कैसिडी बाली में छुट्टियां मनाने आए हैं। समुद्र किनारे जाने से पहले एडी अपनी बेटी कैसिडी को तैरना सिखाने लगता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य और खुशहाल लगता है, लेकिन तभी अचानक कैसिडी घबराकर कहती है, पापा आप मुझे नीचे से क्यों धक्का दे रहे हो। एडी तुरंत कहता है कि वह उसे छू भी नहीं रहा, लेकिन कैसिडी बार बार यही कहती रहती है। तभी एडी को भी कुछ अजीब महसूस होता है। नाओमी दोनों की चीखें सुनकर दौड़ती हुई आती है। एडी कैसिडी को ऊपर धकेलकर बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन खुद पानी के नीचे किसी चीज़ के खिंचाव में फंस जाता है। वह पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, मगर वह चीज़ उससे ज़्यादा ताकतवर होती है। आखिर में नाओमी के हाथ में सिर्फ एडी का खून से सना हुआ हाथ रह जाता है और उसका बाकी शरीर समुद्र की गहराई में गायब हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं। कैसिडी अब बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन उस घटना का डर आज भी उसके अंदर जिंदा है। हर रात आंखें बंद करते ही उसे वही भयानक हादसा याद आता है। अब वह फिर से बाली लौटती है, उसी जगह जहां उसने अपने पिता को खोया था। इस बार वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका पति गैलिक भी है, जो ब्रिटिश म्यूजियम के आर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा एक रिसर्चर है। गैलिक यहाँ एक समुद्री अभियान के लिए आया है। उनका मिशन समुद्र की गहराई में छिपे एक पुराने खजाने को ढूंढना है। कई दशक पहले एक बालिनी राजकुमार ने समुद्री लुटेरों से खजाने को बचाने के लिए एक जहाज को जानबूझकर समुद्र में डुबो दिया था। अब गैलिक और उसकी टीम उस जहाज और खजाने को खोजने निकली है। गैलिक की मुलाकात बीनो नाम के एक अनुभवी नाविक से होती है, जो उस नाव का मालिक है जिससे वे समुद्र में जाने वाले हैं। बीनो इन समुद्री इलाकों को अच्छी तरह जानता है। गैलिक उससे कहता है कि क्या वह अपने दो दोस्तों को भी इस अभियान में साथ ला सकता है। बीनो मान जाता है और अपनी शांत स्वभाव वाली स्थानीय सहायक से उनका परिचय करवाता है। इसके बाद उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कैसिडी के दादा सेमी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अपने छात्रों को एक अजीब द्वीप के बारे में बताते हैं। वह याद करते हैं कि एक बार उन्होंने वहां एक बेहद खूबसूरत फूल देखा था और उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन उनके कप्तान ने उन्हें रोक दिया था। कप्तान ने कहा था कि हर खूबसूरत चीज़ आपके लिए नहीं होती, कभी कभी सुंदरता के पीछे खतरनाक राज छिपा होता है। उधर समुद्र में एक दूसरी टीम भी उसी डूबे हुए जहाज और खजाने की तलाश कर रही है। उस टीम का नेतृत्व जॉर्डन कर रहा है। अचानक उनका सामना दूसरी टीम से हो जाता है और जॉर्डन के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर गोलियां चला देते हैं। कुछ ही देर में पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है और जॉर्डन के लोग वहां मौजूद सामान लेकर चले जाते हैं। तभी उन्हें प्लास्टिक में लिपटी एक रहस्यमयी चीज़ मिलती है, जिसे देखकर लगता है कि वह बेहद महत्वपूर्ण है। इधर कैसिडी और उसके दोस्त नाव पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उसके फ़ोन पर उसके दादा का फ़ोन आता है। उनकी आवाज़ बेहद शांत और गंभीर होती है। वह कैसिडी से कहते हैं कि वह चिंता करने के लिए फ़ोन नहीं कर रहे, बल्कि आखिरी बार अलविदा कहने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद शायद वे एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। कैसिडी कुछ समझ नहीं पाती और सवाल पूछने ही वाली होती है कि फ़ोन कट जाता है। वह बाहर आती है और तभी उसकी नज़र डेक पर रखे एक बड़े लोहे के पिंजरे पर पड़ती है। वह घबरा जाती है। बीनो तुरंत उसे समझाता है कि यह पिंजरा पर्यटकों के लिए है, ताकि वे समुद्र के अंदर सुरक्षित रहकर समुद्री जीवों को देख सकें। लेकिन कैसिडी को कुछ ठीक नहीं लगता। वह खुद भी समुद्र में जाने का फैसला करती है। गैलिक पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में उसकी हिम्मत देखकर मान जाता है। कैसिडी, गैलिक, सेरा और प्रिया समुद्र की गहराई में उतरते हैं, जबकि बीनो ऊपर से सब पर नजर रखता है। नीचे उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक डूबा हुआ जहाज दिखाई देता है। जहाज के ऊपर एक ट्रक भी पड़ा हुआ है, जो सालों से वहीं जमा हुआ है। वे तस्वीरें लेते हैं और जहाज को तलाशते हैं, लेकिन तभी एक विशाल सफ़ेद शार्क वहां आ जाती है। कैसिडी और गैलिक तेजी से जहाज के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन प्रिया इतनी तेजी से नहीं भाग पाती। शार्क उस पर हमला कर देती है। बाकी लोग तुरंत बाहर आते हैं और उसे पकड़कर ऊपर खींचने लगते हैं। पानी तेजी से खून से भरने लगता है। तभी बीनो को दूर एक बड़ी नाव दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद अब मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे नाव करीब आती है, उन्हें पता चलता है कि यह जॉर्डन की नाव है। जॉर्डन अपने ट्रैकिंग डिवाइस से उसी जगह तक पहुंचा है। उसे खजाने का पता चल चुका है। बीनो जॉर्डन से मदद मांगता है और बताता है कि उनकी साथी पर शार्क ने हमला किया है, लेकिन जॉर्डन बेरहमी से कहता है कि शायद वह बच नहीं पाएगी। तभी उसकी नज़र लोहे के पिंजरे पर पड़ती है और उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है और सभी लोगों को बंदूक के दम पर अपने कब्जे में ले लेता है। कैसिडी हिम्मत करके जॉर्डन से पूछती है कि आखिर वह चाहता क्या है। जॉर्डन उसे नज़रअंदाज करता है और बंदूक तान देता है, लेकिन कैसिडी डरने के बजाय उसे बताती है कि जिस चीज़ की उसे तलाश है, वह उस पिंजरे में नहीं है। अगर उसे खजाना चाहिए तो उसे समुद्र के अंदर जाना होगा। जॉर्डन को एहसास होता है कि कैसिडी को खजाने के बारे में काफ़ी कुछ पता है।
वह उसे अकेले पिंजरे में नीचे भेजने का फैसला करता है। कोई रेडियो नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ 45 मिनट का समय। कैसिडी धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतरती है। नीचे पहुंचते ही उसे 2 विशाल सफ़ेद शार्क दिखाई देती हैं। इस बार वह घबराती नहीं, वह बिल्कुल शांत रहती है और शार्क के व्यवहार को समझते हुए इंतजार करती है। कुछ देर बाद शार्क वहां से दूर चली जाती हैं। कैसिडी धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकलती है और समुद्र में छिपे खजाने तक पहुंचती है। वह सोने से भरे बैग रस्सी से बांधने लगती है। ऊपर गैलिक स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और शक से बचने के लिए कुछ सोने के सिक्के बीनों की जेब में रख देता है। तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है। नीचे कैसिडी को पता ही नहीं चलता कि एक बेहद विशाल शार्क उसके पीछे पहुंच चुकी है। अचानक पानी की हलचल से उसे खतरे का एहसास होता है। वह बिना घबराए खजाने के बैग बांधती है और वापस पिंजरे में पहुंच जाती है। उसी समय शार्क पिंजरे पर जोरदार हमला करती है। पूरा पिंजरा बुरी तरह हिलने लगता है। गैलिक घबरा जाता है और जॉर्डन से कैसिडी को तुरंत ऊपर खींचने के लिए कहता है। जॉर्डन आखिरकार आदेश देता है और लोग पिंजरे को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन शार्क दोबारा हमला करती है और इस बार खजाने की रस्सी को काट देती है। सोने से भरे बैग वापस समुद्र की गहराई में गिर जाते हैं। कैसिडी किसी तरह ऊपर पहुंचती है और बताती है कि नीचे कई शार्क हैं। लेकिन जॉर्डन को उसकी जान की कोई परवाह नहीं होती। वह उसे दोबारा नीचे जाने का आदेश देता है। जॉर्डन का एक आदमी उसकी मदद करने के लिए पानी में उतरता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में कोई चीज़ उसे नीचे खींच लेती है। इसी बीच जॉर्डन गैलिक को गोली मार देता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। कैसिडी समझ जाती है कि अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वह जॉर्डन को सोने के कुछ सिक्के दिखाती है। असली सोना देखकर जॉर्डन का लालच और बढ़ जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि समुद्र के नीचे इससे भी ज़्यादा खजाना है। वह कैसिडी और गैलिक दोनों को आदेश देता है कि पूरा खजाना लेकर वापस आएं, तभी वह उन्हें जिंदा छोड़ेगा। दूर पानी में गैलिक को एक दूसरी नाव दिखाई देती है और वह उसकी ओर तैरने लगता है। वहीं कैसिडी जॉर्डन को ध्यान से देखती है। उसे महसूस होता है कि जॉर्डन कुछ छिपा रहा है। बातचीत के दौरान जॉर्डन गलती से बता देता है कि वह कभी अमेरिकी नेवी का हिस्सा रह चुका है। तभी कोस्ट गार्ड की चेतावनी आती है। कुछ पल के लिए लगता है कि अब बचाव हो जाएगा, लेकिन जॉर्डन तुरंत अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दे देता है। नाव पर गोलियां चलने लगती हैं। कोस्ट गार्ड के लोग मारे जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। बीनो का सहायक बुरी तरह घायल हो जाता है और बीनो उसकी मदद करने दौड़ता है। जॉर्डन बिल्कुल बेपरवाह होकर कहता है कि जैसे ही उसे खजाना मिल जाएगा, वह यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को खत्म कर देगा। ये सुनकर बीनो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जॉर्डन तेजी से गोली चलाकर उसके कंधे में गोली मार देता है। इधर कैसिडी और सेरा फिर से समुद्र के अंदर जाती हैं। इस बार वे जॉर्डन की नाव से काफ़ी दूर निकल जाती हैं। कैसिडी की योजना है कि वे वहां से भागकर मदद ढूंढें, लेकिन तभी कैसिडी को फिर से खतरे का एहसास होता है। एक शार्क तेजी से हमला करती है और सेरा को अपने साथ ले जाती है। कैसिडी बिल्कुल स्थिर हो जाती है। वह जानती है कि अगर उसने हलचल की तो अगला निशाना वही होगी। वह एकदम शांत रहती है और शार्क उसके पास से निकल जाती है। कैसिडी किसी तरह वापस नाव तक पहुंचती है और जॉर्डन के सामने खड़ी हो जाती है। इस बार वह उसे चुनौती देती है और कहती है कि अगर उसे खजाना इतना ही चाहिए तो वह खुद जाकर क्यों नहीं ले आता। तभी गैलिक जिंदा वापस आता है और हाथ में बंदूक लेकर जॉर्डन के आखिरी आदमी को मार देता है। जॉर्डन पलटकर कैसिडी पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन गैलिक उसके पीछे पहुंच जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैसिडी जॉर्डन पर हमला करती है। उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और कैसिडी उसे उठा लेती है। अब कैसिडी की आंखों के सामने अपने पिता की मौत, बचपन का डर और इतने सालों का दर्द सब कुछ घूम रहा होता है। इस बार वह पीछे नहीं हटती। वह जॉर्डन पर गोली चला देती है। जॉर्डन समुद्र में गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में समुद्र की गहराई उसे अपने अंदर निगल लेती है। आखिरकार सब कुछ शांत हो जाता है। कैसिडी और गैलिक को पता चलता है कि बीनो अभी भी जिंदा है, हालांकि उसकी हालत बेहद खराब है। वे उसे नाव पर खींचकर ऊपर लाते हैं और उस खतरनाक जगह से निकल जाते हैं।